वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। कोरोना वायरस वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बेल्जियम में लॉकडाउन के खिलाफ 50,000 अफराद ने किया एहतजाजी मुजाहरा। 70 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जस्टिस आयशा मलिक बनी पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दिलाया हलफ। पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी और इमरान खान को इख्तिदार से बेदखल करने की खबरों के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी वार्निंग। अपोजिशन से कहा, अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की नहीं मिलेगी जगह। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाहीन बाग आंदोलन को खत्म कराने के फैसले पर दरख्वास्त दाखिल करके मांगी गई वजाहत, तो दरख्वास्त को अदालत ने कर दिया मुस्तरद। कहा, पूरा मुद्दा हो गया है खत्म, अब वजाहत की नहीं है जरूरत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एमपी शिवसेना ने बीजेपी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी से इत्तेहाद करके 25 साल बर्बाद किए, तो एमपी संजय राउत ने कहा, इलेक्शन के वक्त बीजेपी को याद आता है हिंदुत्व। और शिवसेना बीजेपी के दरमियान जारी झगड़े पर नवाब मलिक ने किया तंज। कहा, यह सच है, जिसने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया यानी इत्तेहाद किया, बीजेपी ने उसे ही खत्म कर दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेल्जियम में पुलिस ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों और लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज करने वाले तकरीबन 70 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। हुकाम के मुताबिक बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसेल्स में इतवार को तकरीबन 50,000 अफराद ने यह मुजाहरा किया। हुकाम ने बताया कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर कूड़ेदान, रुकावटें और दीगर प्रोजेक्टाइल फेंकना शुरू कर दिए, जिसके बाद पुरतशद्दुद झड़पों के बाद पुलिस ने पानी की बौछारें की और आंसू गैस के शेल बरसाए। मुकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया और 12 शरपसंदों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। खबर रसा एजेंसी बेल्गा ने इतवार की शाम अपनी रिपोर्ट में बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर डी क्रू के हवाले से बताया कि हमारा माशरा कभी भी अंधे तशद्दुद को कबूल नहीं करेगा। किसी को बताया बीजेपी का चाचा जान, तो एमआईएम ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी को जितवाने के लिए काम कर रहे हैं राकेश टिकैत। मुजफ्फरनगर में हुए फसादात के टाइम कहां थे टिकैत। और प्रियंका गांधी ने हाथरस गैंगरेप वाक़े की बरसी पर योगी सरकार पर की जमकर तनकीद। योगी आदित्यनाथ की सोच को ख़वातीन मुखालिफ बताते हुए कहा, ऐसे मुखिया से हसास होने की कैसे रखी जा सकती है उम्मीद। क्या बोल रहा ये? हाँ होता, फिर अब क्या करेंगे उस। जाओ देखे हो, जाओ। फिर अब क्या करेंगे उस। जाओ देखे हो, जाओ। फिर अब क्या करेंगे उस। जाओ देखे हो, जाओ। फिर अब क्या करेंगे उस। जाओ देखे हो, जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. I, Aisha A. Malik, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan,
that as Judge Supreme Court of Pakistan, that as Judge Supreme Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability to the best of my ability, and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. And that I will abide by the code of conduct abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct to influence my official conduct or my official decisions. or my official decisions. That I will preserve, Protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that In all circumstances, I will do right to all manners of people I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Ameen. पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर वो इक़्तिदार से अलग हुए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे और सड़कों पर आकर अपोजिशन जमातों के लिए ज़्यादा खतरे की वजह बनेंगे। एक टीवी इंटरव्यू में शहरियों की टेलीफोन कॉल्स का जवाब देते हुए इमरान खान का कहना था कि महंगाई एक वाहिद मसला है जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं सकते। इमरान खान ने सेशन के दौरान अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अब तक अपने दफ्तर में खामोशी से बैठकर तमाशा देखते रहते हैं। अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का कहना था कि जब वो इख्तिदार में आए तो मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था जिनमें तिजारती खसारा भी शामिल था। बाद में कोरोना वायरस ने इकनॉमी को मुतासर किया। तालिबान के तर्जुमान के मुताबिक तालिबान का एक वफ़द हफ्ते के रोज़ मगरबी सिफारतकारों और अफगान सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ 3 रोज़ा बातचीत के लिए नार्वे पहुंचा है। वफ़द को तवक्को है कि वो मुल्क में जारी जंगी माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। नार्वे की हुकूमत का चार्टर्ड तैयारा हफ्ते की शाम ओस्लो के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरा जिसमें तालिबान के अरकान सवार थे। काबुल से आने वाले वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इक़्तिसादी बहरान से दो चार अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमिया के ख़दशात जन्म ले रहे हैं और तालिबान हुकूमत दुनिया के दीगर ममालिक से मुतालबा कर रही है कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। ओस्लो के एक होटल में होने वाले बंद कमरे मुज़ाकरात के पहले मरहले में तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे अफ़गानिस्तान में ख़वातीन और इंसानी हकूक़ के कारकुनों और नॉर्वे में मुक़ीम अफ़गान कम्यूनिटी के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुल्क पर हमले की गर्ज से दागे गए 2 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। ऐसे में खबरें ये भी है कि दारुल हुकूमत अबू धाबी में धमाकों की आवाज़ के बाद इस मुल्क का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था और सायरन की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी बागियों की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के तकरीबन 1 हफ्ते बाद कल आधी रात को अबू धाबी में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने के बाद खतरे की घंटी बजने लगी और इस मुल्क का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही तस्वीरों से पता चलता है कि इस मुल्क का डिफेंस सिस्टम रॉकेटों को मुनहदम करने या तबाह करने के लिए एक्टिव हो गया और मुसाफिर बरदार जहाज़ों की परवाज़ें यानी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। ऐनी शाहिदीन का यह भी कहना है कि आधी रात को अबू धाबी में 4 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और आसमान पर धुएं के बादल छा गए।
यूक्रेन के साथ रूस की मुमकिन जंग को देखते हुए अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें रूस का सफ़र न करने की हिदायत दी है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि यूक्रेन के साथ सरहद पर पैदा कशीदगी, अमेरिकी शहरियों के इस्तेहसाल का इम्कान, रूस में अमेरिकी शहरियों की मदद के लिए सिफारतखाने की महदूद सलाहियत, कोविड-19 और इससे मुताल्लिक़ दाखिले पर पाबंदी, दहशतगर्दी, रूसी हुकूमत के अमेरिकी सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से हरासा किए जाने और मुकामी कानून के मनमाने तरीके से नफाज किए जाने से रूस का सफ़र ना करें। अमेरिकी वजारत ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वार्निंग दी जाती है कि रूस और यूक्रेन की सरहद पर हालात काफ़ी कशीदा हैं, इसलिए अमेरिकी शहरी रूस का सफ़र हरगिज़ ना करें। इसराइल की जेलों में कैद 110 फ़लस्तीनी कैदी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। इरना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन की कैदियों के उमूर की कमेटी के सदर का कहना है कि तकरीबन 100 फ़लस्तीनी आउफर जेल में और 10 फ़लस्तीनी एशर बैरुल सबा जेल में कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। उनमें फ़लस्तीनी रहनुमा नायल अरबगूसी भी शामिल है। फ़लस्तीन के असीरों के उमूर की कमेटी के सदर अब्दुल नासिर फरवाना का कहना था कि इसराइल की जेल में कैद दर्जनों फ़लस्तीनी कैदी दिल की बीमारी, कैंसर और किडनी की बीमारी जैसे ख़तरनाक और जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं, जबकि कुछ पैरालाइज्ड हो चुके हैं और बगैर किसी मदद के लिए रफ़ा हाजत तक भी नहीं कर सकते। फ़लस्तीन के सीनियर रहनुमा का कहना था कि ये वो अफराद हैं जिनको ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है और अगर सारे मरीजों का चेकअप किया जाए तो मरीजों की तादाद यकीनी तौर पर बढ़ जाएगी। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में घर से खातून समेत 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। हुक्काम के मुताबिक इन 5 अफराद को कत्ल किया गया। लाशें रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी से मिली हैं। इलाके में रिहाइश पजीर लोग खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई और लाशों को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद बालिग हैं। मरने वालों में 4 मर्द और 1 औरत शामिल हैं। 5 अफराद को कत्ल किया गया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बता दें कि अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में सालाना कई हज़ार अफराद हलाक हो जाते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें यानी नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली में मुनक़्क़द किए गए शाहीन बाग आंदोलन के मामले में फैसले पर वजाहत मांगने वाली एक दरख्वास्त खारिज कर दी है यानी मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला ही बोलता है। जस्टिस SK कौल ने कहा कि मुद्दा ख़त्म हो गया है, इसे क्यों लिस्ट में लाया गया, क्या वजाहत मांगी गई है, मुझे समझ में नहीं आया। किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, पूरा मुद्दा ख़त्म हो गया है। बता दें कि जस्टिस SK कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। वजाहत के लिए अर्जी सैयद बहादुर अब्बास नकवी ने दाखिल की थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 अक्टूबर 2020 के फैसले में कहा था कि कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज का हक मौजूद है, लेकिन ना इत्तेफाक़ ज़ाहिर करने वाले मुजाहरे चुनिंदा मकामात पर होने चाहिए और पब्लिक प्लेसेस यानी अवामी मकामात पर गैर मुय्यना मुद्दत तक कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। ये फैसला वकील अमीर साहनी की दरख्वास्त पर आया था, जिसमें शाहीन बाग में CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा सड़क से हटाने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उद्धव ठाकरे के मुताबिक मेरा अभी मानना है कि शिवसेना ने BJP के साथ इत्तेहाद करके अपने 25 सालों को बर्बाद कर दिया। ये बात उन्होंने अपने वालिद और पार्टी के बानी बाल ठाकरे की
96वीं यौम पैदाइश के मौके पर कही। शिव सैनिकों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ इख्तिदार के लिए है। वज़ीर आला ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, न कि हिंदुत्व का। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ इख्तिदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाला साहब ठाकरे का मुजस्सिमा लगाया जाए और मुस्तकबिल में हम दिल्ली के इख्तिदार में भी होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के इंतखाबात के बाद शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और महाविकास अघाड़ी हुकूमत बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ उसने इत्तेहाद किया। दूसरी जानिब इस इजलास में सीनियर शिवसेना लीडर और राज्यसभा रुकन संजय राउत ने भी मरकज़ की मोदी सरकार और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शहादत के बाद शुमाली हिंद में शिवसेना की लहर थी और अगर तब शिवसेना इलेक्शन लड़ती तो मुल्क में शिवसेना का वज़ीर आज़म होता, लेकिन शिवसेना ने यह मौका बीजेपी के लिए छोड़ दिया था। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए करती है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हमने ही नीचे से ऊपर तक लाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड इस्तेमाल करती है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पुरानी दोस्त पार्टी शिवसेना की जानिब से इंतहाई खतरनाक और तेज हमलों से आग बकुला है, वहीं ऐसे में एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने बयान देकर बीजेपी को मजीद मुश्तइल कर दिया। शिवसेना बीजेपी के झगड़े पर नवाब मलिक ने तंज किया है। अपने सियासी पार्टनर शिवसेना का साथ देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि ये सच है कि जिसने भी बीजेपी के साथ अलायंस बनाया है या इत्तेहाद किया है, बीजेपी उसे खत्म कर देती है। नवाब मलिक ने मजीद कहा कि अपने मजहब पर फख्र करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के मजहब से नफरत करना कहीं से भी सही नहीं है। नवाब मलिक ने एक और इंटरव्यू में कहा कि खुलेआम मजहब के नाम पर वोट मांगा जाता है, मजहब के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, ये इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन पिछले 7-8 सालों से इलेक्शन कमीशन पूरी तरह खामोश है। ये इलेक्शन कमीशन की लाचारी है, इस पर कमीशन को गौर करना ज़रूरी है। अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह अपना एतमाद खो रहा है। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस मुसलसल मोदी सरकार पर तनकीदी हमले कर रही है। अब सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजवाला ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है, ये सब सामने है, गरीब और गरीब हम दो हमारे दो की चांदी। रणदीप सिंह ने आगे आदाद शुमार यानी डेटा पेश करते हुए लिखा कि पिछले 5 सालों में सबसे गरीब लोगों की इनकम 53% कम हुई, छोटे मिडिल क्लास तबके की इनकम 32% कम हुई, हालांकि अमीरों की इनकम 39% बढ़ी है। आगे रणदीप सिंह ने लिखा कि गरीब और मिडिल क्लास तबके पर मार, मोदी सरकार है अमीरों की सरकार। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव की जानिब से ओपिनियन पोल में बीजेपी की हुकूमत के दावे को खारिज किया था, जिस पर आज बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि यूपी इलेक्शन हारने के बाद अखिलेश ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करे। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे एंड दिस अपील ऑफ माइन इज टू द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको है गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में। चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में। चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में। चुनना आपको है गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है,
चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। कांग्रेस खातून लीडर अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल की जानिब से उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की ईडी की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर करने को ढोंग बताया है। अलका लांबा ने केजरीवाल को महाठग करार देते हुए कहा कि जब पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की जानिब से रेड किए जाने लगी थी, तब वो बीजेपी के राग पर डांस करते हुए चन्नी को बेईमान करार दे रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नींद जब सुबह खुली तो उन्होंने बताया प्रेस मीडिया के सामने आकर कि उनको सपने में आया, उनके सूत्रों के हवाले से उन्हें खबर मिली है कि केंद्र की भाजपा सरकार अपनी ईडी भेजकर उनके मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके घर पर रेड करवा सकती है। और उनका यह आरोप है ये तब हो रहा है जब पंजाब में चुनाव है, बीच चुनावों में उन पे ऐसा हो रहा है। डर रहे हैं, सुबह सुबह मीडिया में आकर बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, ये राजनीति है। अभी जब कुछ दिन पहले इसी भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी ईडी पंजाब में भेजी, रेड करवाई, तभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के महाठग क्या कहते थे, दिल्ली छोड़कर पंजाब आकर भाजपा की धुन पर नाच नाच कर कह रहे थे कि चन्नी आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। नोटों की गट्ठी का ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन चन्नी जी कहीं भागे नहीं, डटकर मुकाबला किया, प्रेस मीडिया में आए, जनता के बीच में गए और कहा हम डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। और वो मुकाबला कर भी रहे हैं। लेकिन ये भाजपा की बीटी में आकर उनकी धुन पर, भाजपा के बीन पर नाचने लग गई। और आज फिर ड्रामा, नोटंकी, सुबह सुबह मीडिया में आना है और आकर ऐसा पता चला, ऐसा हो सकता है। जबकि सच्चाई तो ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर ईडी, सीबीआई के और अरविंद केजरीवाल के खुद भतीजे पर सीबीआई की रेड हुई, नोट भी पकड़े गए, नोट की गड्डियां भी पकड़ी गई। तब नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। लेकिन यहां पर भाजपा के इशारों पर आप नाचते हैं। और आज सुबह सुबह उठ के नोटंकी और ड्रामा हमारे सूत्रों के हवाले से, और हमारे यहां तो खुद ईडी आती है, रेड करती है, और अरविंद केजरीवाल उसका राजनीतिक लाभ के लिए जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठाते हैं। तब नहीं कहा कि क्यों पंजाब के बीच चुनावों में केंद्र की सरकार ईडी को पंजाब में भेजकर पंजाब की सरकार को निशाना बना रही है। तब नहीं आता कि बीच चुनाव। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कोरोना वायरस वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बेल्जियम में लॉकडाउन के खिलाफ 50,000 अफराद ने किया एहतजाजी मुजाहिरा, 70 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जस्टिस आयशा मलिक बनी पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दिलाया हलफ। पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी और इमरान खान को इख्तिदार से बेदखल करने की खबरों के दरमियान वजीर आजम इमरान खान ने दी वार्निंग। अपोजिशन से कहा, अगर मैं सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की नहीं मिलेगी जगह। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शाहीन बाग आंदोलन को खत्म कराने के फैसले पर दरख्वास्त दाखिल करके मांगी गई वजाहत, तो दरख्वास्त को अदालत ने कर दिया मुस्तरद। कहा, पूरा मुद्दा हो गया है खत्म, अब वजाहत की नहीं है जरूरत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एमपी शिवसेना ने बीजेपी को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। उद्धव ठाकरे ने कहा, बीजेपी से इत्तेहाद करके 25 साल बर्बाद किए, तो एमपी संजय राउत ने कहा, इलेक्शन के वक्त बीजेपी को याद आता है हिंदुत्व। और शिवसेना बीजेपी के दरमियान जारी झगड़े पर नवाब मलिक ने किया तंज। कहा, यह सच है, जिसने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया यानी इत्तेहाद किया, बीजेपी ने उसे ही खत्म कर दिया। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।